यहां केवल इसकी परिभाषा भी हुई है। परिभाषा के बाद यहाँ पर हमने विकास के स्वरूप पढ़े हैं। स्वरूप के बाद हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, हाँ, विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात की थी। इसके बाद विकास की अवस्थाओं की बात की थी, ठीक है ना, कौन कौन सी इसमें स्टेज होती हैं उनकी बात की थी। तो अवस्थाओं में हमने दो पढ़े थे, एक रॉस को बताया था, रॉस को तो लिख लिया था। आज हमें हरलॉक पे चलना है, ठीक है ना। तो हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं हमने एक दोहों के माध्यम से 11 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना। वो कल के वीडियो मिल जाएगा या मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। ज्यादा लिखना नहीं है, एक दिन अगर आप बैठेंगे तो एक दिन में मैं पूरा 1 घंटे में करा दूंगा, ठीक। चलिए, तो आज हम यहां से स्टार्ट कर लें। सभी के लिए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसमें क्या बोलते हैं सीक्वेंस ना मिला पाए, प्रयास करूंगा, ओके। चलिएगा, तो हेडिंग डाल लेंगे आप, विकास की अवस्थाएं, हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। इन्होंने पहली अवस्था बताई है कौन सी, गर्भावस्था। या इसका एक और नाम है पूर्व प्रसव अवस्था, पूर्व प्रसव अवस्था, ठीक है। तो पूर्व प्रसव अवस्था मतलब वही जब गर्भावस्था है। तो लिखें यह अवस्था गर्भधारण से 9 माह तक या प्रसव तक या 40 सप्ताह, इसी को बोल सकते हैं ना हम, 40 सप्ताह या 280 दिन तक चलती है, ओके। ये तो हो गए उसका समय अवधि। अगर पूछें इसमें कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं या कौन कौन से बदलाव होते हैं, तो दूसरे लाइन से लिखें, इस अवस्था में भार आकार में वृद्धि होती है, संपूर्ण अंगों का विकास तीव्रतम गति से होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है बदलाव में, भार और आकार में वृद्धि हो रही है, क्लियर है। इसीलिए मैंने कहा था सीटेट में एक क्वेश्चन इससे आया था कि विकास की तीव्रतम अवस्था कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है, गर्भावस्था, लिख लीजिए स्टार बना के। इसे विकास की तीव्रतम अवस्था कहा जाता है। ये भी तो था साथ में ना, ये कल के हैं और वो दोनों ध्यान नहीं आ रहा।
आप लोग नए हैं आज ना, कल आए थे क्या डेमो आपके साथ आए? ओके गुड। चलिए कहाँ पहुंचे? इसे विकास की तीव्रतम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, फिर चलेंगे कहां पर? गर्भ अवस्था के बाद आते हैं तीव्रतम अवस्था। दूसरी अवस्था जो है वह है क्या? शैशवावस्था। जी, हरलोक ने नहीं बांटा है, सबका अलग अलग है। हाँ, रॉस का हो गया है, ये हरलोक का बता रहा हूं मैं। हरलोक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 11 अवस्थाएं, उनकी बात कर रहे हैं। हरलोक की 4 अवस्थाएं हैं। ओ सॉरी, रॉस की 4 अवस्थाएं, हरलोक की 11 अवस्थाएं हैं। शैशव अवस्था, इसकी अवधि क्या मानी इन्होंने? जन्म, शैशव अवस्था 0 से या जन्म से 2 सप्ताह तक, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? जन्म से दूसरे सप्ताह तक, या हम कहेंगे 0 से 14 दिन। हो गया? ये शैशवावस्था, जैसे ही जन्म होगा तो दूसरे सप्ताह तक, ये हरलोक मानते हैं। जबकि रॉस ने तो शैशवावस्था कितनी बताई है? 3 साल तक की, है ना? हाँ, चले इसमें आगे लिखें। इसे समायोजन की, नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, इसे समायोजन की अवस्था कहा जाता है। इसे समायोजन की अवस्था कहा जाता है। लेकिन समायोजन किस कौन करेगा? द्वारा वातावरण से, है ना? बालक तो समायोजन करने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तो वो खुद ही पैदा हुआ है। तो वातावरण के साथ समायोजन कराया जाता है माता पिता द्वारा। किसका? बालक का। तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, इस अवस्था में बालक का समायोजन, इस अवस्था में बालक का समायोजन वातावरण के साथ माता पिता द्वारा कराया जाता है। कराया जाता है। क्लियर है? ओके, फिर चलते हैं तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था आती है हरलोक के अनुसार कौन सी? बचपना अवस्था या बचपन अवस्था। अब 2 सप्ताह तो वहां तक हो गया था, 14 दिन। तो यहां कहां से प्रारंभ होगा? तीसरे सप्ताह से, ठीक है ना? लिखेंगे इसमें तीसरे सप्ताह से, और कितना चलेगा? 2 वर्ष तक। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक अवधि हो जाएगी। इसके बाद इसमें गुण में लिखेंगे, इस अवस्था में, इस अवस्था में कुछ मूलभूत संवेगों का, मूलभूत संवेगों का विकास होता है। एक आता है, देखिएगा, संवेगों में अस्थिरता की अवस्था, राइट? तो वो कौन बनेगा? किशोरावस्था। अस्थिरता कब? किशोरावस्था में। लेकिन यहां क्या हो रहा है? उद्भव, उत्पत्ति, जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना? यहां से धीरे धीरे करके वो संवेग
मूल संवेग मतलब इनमें कौन कौन से हैं? 5 है ना? कौन कौन से? हर्ष, भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या। ठीक है ना? ये 5 संवेग हैं जो प्रारंभिक कब हो जाते हैं, मतलब प्रारंभ कब हो जाएंगे? बचपना अवस्था में। किसके अनुसार? हरलोक के अनुसार। हालांकि कुछ ऐसे भी संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, जैसे भय और एक प्रसन्नता। रुदन तो है ही वो, ठीक है ना, वो क्रिया में आ जाएगा। भाव की बात करना है जी। इसमें हर्ष, भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या। तो इसमें क्या लिख लिए थे बोलो तो? जिनमें लिखे, जिनमें हर्ष, भय, प्रेम, हर्ष, भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था कहा जाता है। फिर आता है कौन सी? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांट दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है ना? तो यहां तक के देखिएगा पूरे गुण 2 लाइन में, एक पहला 2 हमारा कंप्लीट होता है। गर्भ में बाहर आकार बड़ा, सहसव बड़ा विश्व आकार। हो गया ना आपका गर्भ अवस्था, और दूसरी सहसवावस्था। तीसरी कहा बचपन हर्ष भय प्रेम बड़ा, वाल्या जिद समूह आकार। अब बाल्यावस्था लगना है तो यहाँ पूर्व बाल्यावस्था जो कहां से चलेगी? 3 से 6 वर्ष तक। अब 3 से 6 वर्ष में बालक में क्या आता है? बच्चा जिद करता है, जिज्ञासा भी करता है, समूह भी बनाता है। ठीक है ना? ये सारे तो 2 लाइन अपनी कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब लिखिएगा पूर्व बाल्या अवस्था। लिखें यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है या मानी गई है। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब हर चीज को जानने की इच्छा। ये क्यों जलता है, ये क्यों चलता है, पानी कैसे बरसता है, हवा कैसे चलती है, ये क्यों हो रहा है, हर चीज उसे जानना है। खिलौनों को भी देखता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसको ये चलता कैसा है, तोड़ ताड़ के अंदर तक का पूरा मटेरियल बाहर, इसके बाद वो टूटे खिलौने से चाहे 1.5 साल तक खेलता रहे। ठीक है ना? लेकिन आते ही उसको जानना है कि ये चलता कैसे है, ये क्यों मूव हो रहा है। तो सबके सामने तो चलाएगा आराम से, जैसे ही एकांत पाएगा उसका पोस्टमार्टम शुरू होता है ना। तो पहला क्या हो गया इसमें? जिज्ञासा। दूसरा क्या? जिद। जिद क्या? जिद का मतलब क्या है? अरे ये तो हाँ, मुझे ये चाहिए, लेके दो, मचल जाएगा, वो ही चाहिए। अब आप 2 चीजें रखे हो, एक एक दोनों को दे दी। खेलने को अगर बच्चे हैं तो वो नहीं, वो मुझे चाहिए। अब ये तो ठीक है, बाहर में जाए, लेकिन वो चाहिए जो नहीं आपको मिली है, जबरदस्ती का। अदरवाइज रोना शुरू। ये है जिज्ञा, जिद। ठीक है ना?
दूसरे में आगे लिखेंगे, अभी क्या लिख लिए हम, जिज्ञासु होता है, साथ ही जिद की प्रधानता होती है। जिद, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति से क्या समझ रहे हैं? हाँ, खाना खाएगा नहीं, हाँ हर चीज में ना, घूमने जाएगा ना, ठीक है नहीं जाए, बाद में जाऊंगा, साथ में हो लेगा, लेकिन पहले बात में ही क्या करेगा ना, इसलिए क्या कहा गया इसे, नकारात्मक प्रवृत्ति। आगे लिखें, इस अवस्था में बालक समूह बनाने की समूह बनाने की प्रवृत्ति रखता है। समूह बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इन समूहों में, अच्छा इसकी विशेषता भी है वो, है ना, इन समूहों में बालक और बालिकाएं दोनों सम्मिलित होते हैं। बालक और बालिकाएं दोनों सम्मिलित होते हैं। इन समूहों का उद्देश्य, इन समूहों का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। हाँ, कोई विशेष नहीं होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, केवल क्या करना है इन्हें, खेल चाहिए, मनोरंजन चाहिए, ताकि पूरा दिन इनका कट सके। क्लियर है ना? ओके, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखें, इस अवस्था में बालक, बालक नहीं बालकों करो, इस अवस्था में बालकों में आदत का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालकों में आदत का निर्माण होता है। अभी देखो कहां चल रहे हैं, 2 के बाद से पहुंचे ना 3 से 6 में। अब 3 से 6 साल की अवस्था में बालक अगर कोई हरकत गलत करता है तो हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अब कुछ कुछ बच्चों की आदत है, कोई आया थूक दिया, हम मार दे नोच दे, तो हम क्या करेंगे उसको, भाई अपने अनुसार, अपने जो समाज में चल रहा है, आपके घर परिवार खानदान में जो चलता है वही सिखाओगे ना। अगर ऐसा ही चलता है तो बढ़िया भाई, थूक, बहुत अच्छा किया बेटा, वो उसके आदत बन जाएगी, फिर जो भी आएगा वो यही करेगा। लेकिन सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या हो, ये क्या किया, एक पढ़ ही जाना है, तो ऐसे में वो सतर्क हो जाता है कि ये हमें नहीं करना है। और अगर आपने हंसी मजाक में उसको ले लिया तो ये उसकी आदत डेवलप, हमारा कोई कुछ नहीं करता, हम तो ऐसे ही करते, वो ये मान लेते हैं कि हमें ऐसा करना बेटर है, ऐसे ही होता है ना। तो छोटे से ही बच्चे को हम क्या करेंगे, फिर सही आदत के रूप में डालना शुरू करते हैं, 6 साल में पूर्णतः डेवलप हो जाते हैं। और उन बच्चों को 4, 5, 6 साल के बच्चों को देखोगे, समझ में आ जाएगा किस घराने का है, कैसे इसके माँ बाप होंगे, कैसे वातावरण में ये पल बढ़ रहा है। बात सही है ना। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अगर गड़बड़ माहौल वातावरण में रह रहा है तो वो कहते हैं भैया बच्चा बड़ा हो रहा है, अब यहां रहना उचित नहीं, हम सही जगह रहेंगे जहां एनवायरमेंट, वातावरण क्या हो, सही हो, जिसमें बालक सही गुणों को धारण करे। अदरवाइज वही, वो रोज गली में खेल रहा है, 4 लोग आ रहे हैं झूमते होगे, उसको भी लगेगा भाई ये भी एक कला है, समझ गए ना, बड़े होके हमें भी यही करना है। और जहां गाली चाली सा चलता रहा हो गलियों में, बच्चा उनको सुनता रहता है, तब बोले ना बोले, लेकिन जिस वक्त ऐसी स्थिति आती है वो उनका उच्चारण कर देता है।
होता है ना। तो आप जैसा व्यवहार उनके सामने कर रहे होंगे, बंडुरा का सिद्धांत है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, आगे पढ़ेंगे बंडुरा महोदय को। तो वो क्या कहते हैं कि जैसा समाज में घर परिवार में जो चल रहा होता है, बालक सीधे सीधे उसे ग्रहण कर लेता है, इसे अर्जन कहते हैं। एक होता है अर्जन और एक होता है अधिगम, है ना। तो अर्जन का मतलब क्या है, सीधे ग्रहण कर लेना, और अधिगम सीखना पड़ता है। वेरी गुड। जैसे हम एक भाषा का हम क्या करते हैं, अर्जन, हमारी मातृभाषा जो रही है, आपके जैसे छत्तीसगढ़ी आप सीखे होंगे, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आपको रटना पड़ रहा है, समझ गए ना, वो अधिगम हो जाएगा। तो बालक यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे सीधे ग्रहण कर रहा है। इसीलिए क्या लिखा, इस अवस्था में बालकों की आदतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। अब दो चीजें हैं खिलौने की अवस्था कहने के पीछे, एक तो वो खिलौने से खेल रहा है, और दूसरा बच्चे उस कच्ची मिट्टी के समान होते हैं जो कुम्हार खिलौने के रूप में डालता है ना। आप कौन सा खिलौना बनाना चाहते हो, मिट्टी जब गीली होती है तो आप उसे किसी भी खिलौने में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन जब मिट्टी क्या हो गई, सख्त हो जाती है, पका देते हैं, तब फिर उसमें बदलाव नहीं होता है, वो सीधे फूटता है, टूटता है, राइट। तो यहां वो कच्ची मिट्टी के समान है, आप जैसा उसको डालोगे, जिस रूप में डालोगे, जिस परिवेश में रखोगे, वो वैसा बन जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, खिलौने की अवस्था। दो कारण क्लियर है ना। लिखे, क्या लिख लिए, शायद लिख लिए इसको, की अवस्था भी कहा जाता है। अब एक और पॉइंट है यह, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं ना। लिखिएगा, इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्यों, हाँ, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। एक बहुत अच्छा फोटो आया था, एक तो आटे वाला, वो आजकल मामा के घर आए होंगे बच्चे सब, छुट्टी हो गई, और उनको बहुत आजादी होती है, खासतौर से छोटे बड़े प्यार मिलता है, इसके अलावा आजादी पूर्णता। माता पिता के यहाँ तो डांट फिर भी पड़ जाती है, लेकिन मामा के यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता छोड़ो, स्वच्छंदता, है ना। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता बताए थे ना। स्वतंत्रता होता है जो नियमों में बंधा है, कुछ तो नियम है हमारे, जैसे रोड पर चलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये बात है कि आपको किस चलना है, दाएं चलना है कि बाएं, फिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि आप नागिन की तरह लहराते बल खाते चल दो, अगर चलोगे तो फिर दूसरा भी स्वतंत्र है, आपको भी ठोकता चल देगा, मुश्किल। तो वहां पे जाके स्वच्छंद कौन, जिसका कोई नियम कानून कायदा नहीं, जो करना है वो करो। इसीलिए अगर बच्चे को बिगाड़ना है तो मामा के यहाँ भेज दो, 2 साल के लिए, खत्म। अब मामाओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, आटे में सन जाएंगे, जो होगा उसको लेकर के पूरा लपेट लेंगे। एक फोटो आया था गजब का, इतना प्यारा लग रहा था, जैसे श्री कृष्ण नहीं थे, वो बच्चे जितने अपने आप को गंदा कर ले, लेकिन और प्यारा लगता है वो, नहलाए धुलाने से ज्यादा। एक बैठा चूल्हा था ऐसा पूरा, और उसमें राख थी, राख से मस्त पूरा बगल लगा के बैठा था, बहुत मस्त, एक नंबर। उस पे और वात्सल्यता उमड़ती है, ठीक है ना। जैसे नंद बाबा के यहाँ कृष्ण गंदे होकर के घूम रहे हैं, तो कोहनी घुटने के बल, तो उन्हें और ज्यादा खुशी होती है, कितना प्यारा लग रहा है, वो वाली चीज, ठीक। तो इसमें क्या लिखना है इसे, ओके, गंदी, क्योंकि यह धूल, कीचड़ या अन्य सामग्री से
खेलता है और स्वयं को उससे युक्त कर लेता है। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था ये चलेगी 6 से 12 तक की। लेकिन यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, मानी जाती है। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक की आदतों में परिपक्वता आने लगती है। वह विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, सेट है पहले से। वह विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कभी कभी ये भी पूछ ले जाते हैं विद्यालय की अवस्था। ये देखो, विद्यालय की अवस्था आज के समय में लेंगे तो 3 साल से बेचारे को डाल देते हैं, 2.5 से 3 का हुआ नहीं, और वो प्री प्राइमरी वाले नहीं होते हैं, फिर वो लेते नहीं है, ज्यादा हो जाए तो वहां से डाल देते हैं। लेकिन वास्तविक जो विद्यालय की अवस्था है, पहले क्या करते थे, 5 साल का हो गया ऐसे कान पकड़ के बताओ, ऐसे पकड़ रहा है तो हो गया, चलो नाम लिखा देते, और नहीं है तो खेल खत्म। अभी जो कर दी है वो 7 साल कर दी है। कक्षा 1 में बालक अगर पहुंचे तो वो कहां तक पहुंच गया है, 7 साल का होना चाहिए अभी एडमिशन कराए तो। वो अगर 7 साल से कम है तो 10वीं क्लास में आते आते वो 17 से कम हो जाएगा, और 17 से पहले 10th में अलाउ नहीं कर रहे। ये 10th उसकी होना चाहिए, तब एज उसकी मिनिमम 17 होना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक, अगर हम साइकोलॉजिकल सोचे तो आपकी एज को बहुत बढ़ा देगा, नौकरी देने का टाइम कम बचेगा। यहां से पहुंचोगे तो आपको टाइम नौकरी की तैयारी भी करना है, पढ़ना भी, ये एजुकेशन भी चाहिए, तो आपको लिमिटेड समय मिलेगा। लिमिटेड समय मिलेगा तो नौकरी के लिए आप जब तक अप्लाई करोगे, प्रयास करोगे, 5-5 साल तक बैठे रहते हैं, उनका खेल खत्म हो गया। वो अपने आप को अपने आप से आउट कर लेंगे, अब तो हमारी खेल नहीं है तो हम नहीं पहुंचेंगे। तो एक तो उसके पीछे मुझे लगता है सरकार की ये सोची गई एक रणनीति है, और दूसरा ये है सरकार कह क्या रही है कि बच्चे सामान्यतः 10वीं में, इस समय में बाल्यावस्था चल रही होती है ना, बाल्य नहीं, पूर्व किशोरावस्था लगभग पहुंचती है, तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, क्विक निर्णय वाले होते हैं और दिमाग उतना चलाते नहीं, संवेगों में अस्थिरता होती है, तो उन्हें इज्जत और बेइज्जती का भारी डर सताता है। इस कारण अगर फेल हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा मरने वाले, भागने वाले और ऐसे सुसाइड के अटेम्प्ट करने वाले सबसे ज्यादा केस मिलते हैं 10वीं और 12वीं वाले। तो क्यों? क्योंकि वो पूर्णता मैच्योर नहीं होते। और दूसरी बात ये भी है कि हमने उनको बता रखा कि यही सब कुछ है, बच्चों को पहले से माइंड में डाल दिया भाई पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं हुआ तो राधे राधे। लेकिन हमारे जॉन डीवी हमने शुरू किया था, एक चैप्टर मिलता है आपके इसी वाले विकास में, क्या तो नाम है चैप्टर, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगामी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा जो थी, उसमें जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। मतलब बालक के विकास में शिक्षा एक अंग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण शिक्षा है उसके विकास के लिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है।
और लेकिन हमने तो यही मान लिया, तो बच्चे भी यही मानते हैं और इसमें ये कर लेते हैं। इसलिए एनसीएफ में मैडम बता रही थी कि नहीं होता है अब एडमिशन। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलिएगा, कहां पहुंचे हम? इस अवस्था में बालकों की आदतों में परिपक्वता आने लगती है। हाँ, इसलिए इसे अच्छा, इस समय बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसे विद्यालय की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखिएगा, समूह बनाते समय वह अति घनिष्ठता नहीं दर्शाता। यहां पे घनिष्ठता से मतलब ही नहीं है। आज यहां बैठे हैं, कल उधर बैठ जाएंगे, परसों उधर बैठ जाएंगे, विद्यालय हो चाहे घर हो, ठीक है ना। अधिक घनिष्ठता नहीं दिखाते, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि वह अत्यधिक समय अपने हम उम्र, हाँ, अपनी उम्र के या हम उम्र के साथियों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम हरलोक के अकॉर्डिंग चले तो वया संधि आती है, ठीक। और अगर हम सीधे क्या बोलते हैं रॉ से आदर की विचारधारा पे चले तो उत्तर बाल्यावस्था को एक आभासी परिपक्वता की अवस्था का नाम दिया है। आभासी परिपक्वता क्यों? यहां वयासंधि को कहा गया है। वयासंधि कब? जब उत्तर बाल्यावस्था खत्म हो रही है और पूर्व किशोरावस्था प्रारंभ हो रही है, दोनों के मेल होने वाले हैं। अब यहां पे क्या है, बाल्यावस्था है तो वो कुछ बचपना वाली हरकतें करता है, लेकिन क्या हो रहा होता है इसी समय में उसके दाढ़ी मूछ के बाल आना शुरू हो जाते हैं, आवाज भारी होने लगती है, यौन अंगों में विकास होने लगता है, तो उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी वाला अंग शुरू होते हैं, मतलब सोच शुरू होती है, अंग नहीं सोच शुरू होती है। तो वो कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया। आभासी परिपक्वता अभी आई नहीं है, अभी किशोरावस्था में तो भयंकर तूफान चल रहा है। और इसके बाद परिपक्वता कब आना है? टीन एज के बाद, या हम कहें प्रौढ़ावस्था में। तभी तो कहते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि लास्ट में 21 साल में एक दाढ़ निकलती है, तो उसका नाम ही क्या दे दिया? अक्कल दाढ़। इसके पहले क्या अक्कल नहीं थी, लेकिन ऐसी थी कि कब आप किस पार्टी में चले जाओ कोई भरोसा नहीं। समझ गए ना? मतलब मैच्योरिटी नहीं थी, समझ थी, आईक्यू था, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी वो मिसगाइड हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनको उतना अनुभव नहीं होता जीवन का, इसलिए वो मिसगाइड हो जाते हैं। हालांकि प्रौढ़ावस्था 21 से शुरू हुई, संवेग शांत हुए, जो अस्थिर थे, तो फिर वो पूर्ण मैच्योर के रूप में माने जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी में लिखे नहीं, अभी तो क्यों उसी में लिखेंगे, वया संधि में लिखिएगा। नेक्स्ट, वया संधि ये चलेगी 11 से 14 वर्ष तक। अब देखो यहां पे ये उत्तर बाल्यावस्था में आ गई ना 11, तो 11, 12 और ये शुरू होना था, किशोरावस्था शुरू हो रही है 12 से आपकी पहले 18 पूर्व किशोरावस्था, ये 12 से 18 चल रही है,
और ये 14 तक गई, ये 12 पे पहुंची। देखो तो कुछ यहाँ के वर्ष हैं और कुछ यहाँ के, दोनों के मिला लिए ना, तो ये है आपकी वया संधि। वया संधि जो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था को जोड़ने की काम कर रही है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसी को नाम क्या देते हैं, सेतु अवस्था। इसका नाम क्या है, सेतु अवस्था। सेतु मतलब क्या होता है, पुल, ब्रिज, जो एक से दूसरे को जोड़ने, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो वया संधि लिखेंगे अभी। लिखें, यह अवस्था 11 से 14 वर्ष तक की मानी जाती है। यह अवस्था 11 to 14 तक मानी जाती है। इसे सेतु अवस्था कहा जाता है। इसे सेतु अवस्था कहा जाता है या कहते हैं क्योंकि यह उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरा अवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरा अवस्था को जोड़ने का कार्य करती है। हाँ, क्लियर हो गया भैया? जोड़ने का कार्य करती है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना, पहले बालिका में यह अवस्था, फिर बालक में यह अवस्था अलग अलग है। बालिका का अगर हम देखते हैं तो ये कब से चलेगी, 11 से 12। ये है बालिका में सेतु अवस्था या वया संधि। इस अवस्था में इसमें जल्दी से लंबाई बढ़ जाएगी 11 से 12 साल में। ठीक है ना, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाएगा। और बालकों में ये शुरू कब होगी, 12 से लेके 14 में, मतलब इनके बाद इनकी शुरुआत होगी अगर दोनों हम उम्र हैं तो। लड़के बाद में लंबे होंगे, लड़कियां पहले लंबी हो जाएंगी। इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण यहां शुरू हो जाएंगे, इनकी यहां से शुरू होंगे 12 साल से। ठीक है ना, लिखिएगा अभी लास्ट में क्या लिखे है। ओके, दूसरी लाइन में लिखें, बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 12 वर्ष, 11 से 12 वर्ष की आयु में घटित होती है, जबकि बालकों में यह अवस्था 12 से 14 वर्ष की आयु में घटित होती है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखे, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं।
अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। हो गया। ओ कोई बात नहीं। तो क्या लिखे थे, अब दिखाओ तो। अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। अच्छा अच्छा, पूर्व में लिख लिए इसको, है ना। ओके, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखना है यहाँ से। लिखें, इस अवस्था में अंतर की जगह आप लिखें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। ऐसे ऐसे करके सारणी में। अरे अभी याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ, मैं पूरा करा दूंगा, अभी रुको, याद तो पक्का होगा यहीं पे। अभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण तो जान ही रहे ना। बालकों की आवाज में भारीपन आ जाएगा और दाढ़ी मूछ के बालों का निकलना या दाढ़ी मूछ का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, बालिकाओं में वक्ष स्थल में उभार आना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है ना। ओके, फिर चलेंगे हम कहा, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था और 8वीं अवस्था कौन सी है अपनी, उत्तर किशोरावस्था। ये चलेगी आपकी 18 से 21 साल। दोनों को एक साथ, गुण दोनों के एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। पूर्व किशोरावस्था, उसमें लिखेंगे अवधि में 12 से 18 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। ठीक, अब गुण लिख लेंगे दोनों को एक साथ। लिखें, इस अवस्था में, इस अवस्था में सबसे पहले जो घटना घटित होगी वो ये होगी कि जो समूह थे, हमारे ग्रुप थे, जिसमें दोनों एक साथ खेल रहे थे, ठीक है ना, राजा रानी के रोल अदा कर रहे थे, अब वो खत्म हो जाएंगे। बचपन में खूब खेलते थे ना राजा रानी, वो नहीं खेले होंगे कुछ लोग, क्योंकि अब एजुकेशन का हाल ये है कि सवेरे से उठो, बैग पकड़ो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, ट्यूशन जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर जाओ ट्यूशन, ट्यूशन का काम करो, स्कूल का काम करो, सो जाओ। अब हम लोगों को टाइम मिलता था अच्छा खासा, पूरी गर्मियों के कम से कम 2 माह तो पूरे मिलते थे जुलाई में, और इसके पहले आओ जाओ, ट्यूशन व्यूशन का चक्कर नहीं था, तो बेटर भी था। अब क्या ही बोलेंगे आज। चले, जो मजा नहीं लिए हैं वो नहीं लिए हैं इन चीजों के क्या लिखे थे हम। अच्छा, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के समूह, बालक और बालिकाओं के समूह अलग अलग होने लगते हैं। सबसे पहले तो समूह डिवाइड हो गए ना, अलग अलग होने लगते हैं। अच्छा, समूह भी बनेंगे तो अब बहुत सोच समझ के, विचार के, क्या कि ये साइंस वाले हैं तो साइंस वालों लड़कों का ग्रुप होगा, साइंस की लड़कियों का ग्रुप होगा। साइंस की लड़कियां आर्ट साइड की लड़कियों को बड़ी हे दृष्टि से देखती हैं, अरे ये तो, और वो भी कहती हैं अरे वो साइंस वाली बहुत ही ज्यादा घमंडी है। ऐसा सुना होगा कि नहीं, ये हकीकत है। तो यहाँ साइंस, अगर हॉकी खेलने वाले होंगे तो हॉकी वाला ग्रुप हो जाएगा, क्रिकेट वाला ग्रुप हो जाएगा। अगर मान लो नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो गांव की जो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो सवेरे घूमने वाला ग्रुप हो जाएगा। या फिर पहले चलता था पानी भरने वाला ग्रुप, चलो पानी भरने चलते हैं, तो एक बहुत कम से कम 4-5 सखियां होती थी हर मोहल्ले में, वो उसी ग्रुप में जाएंगे, सबके साथ नहीं जाना है, अपने ग्रुप में चलना है, ये चलता था। आज भी अब डिवाइड किस में हो गए,
पढ़ाई लिखाई में या अन्य चीजों में, ठीक है ना। तो यहां ग्रुप का क्या हो गया, एक निश्चित उद्देश्य हो गया। ग्रुप डिवाइड तो हो गए लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के साथ हो गए। एक ग्रुप बना था हमारा कब, पूर्व बाल्या अवस्था, वहां ग्रुप का कोई उद्देश्य था, केवल मनोरंजन, टाइम पास होना चाहिए। चाहे उसी में लड़ लेंगे, घर पे जाएंगे एक दूसरे को पिटवा देंगे, फिर दोनों बैठ जाएंगे। और बदनामी और बुराई किसकी होगी, मम्मी पापा की कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसे। तो कभी भी बच्चों की लड़ाई में हाँ जाओ, दोनों को समझा दो, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं, अदरवाइज आपकी बुराई पड़ोसी से पक्की है। और वो बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अधिकांश घर से गायब, तो ध्यान रखो कि जो उसकी उम्र का होगा ना, उसी के घर में बैठा होगा, उसी के आसपास होगा, ये फिक्स है, खोजने की ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है ऐसी, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, अलग होने लगते हैं। इन समूहों का एक निश्चित उद्देश्य होता है, इन समूहों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे खेल, अब खेल में कई हो सकते हैं अलग अलग, है ना, खेल, पर्यटन, शिक्षा, या बहुत सारे हो सकते हैं, डैश डैश डैश। ओके, नेक्स्ट दूसरी लाइन में लिखें, इस अवस्था में बालक और बालिकाएं एक दूसरे के समक्ष सुंदर वेशभूषा में प्रस्तुत होते हैं। इज्जत का सवाल है, ये वही अवस्था है। अगर मजबूरी के छोड़ दो, कुछ तो आप देखेंगे कि अगर घर से निकल रहे हैं तो पहले कपड़ों पे ध्यान देंगे, सब ठीक है, ये गड़बड़ तो नहीं है, प्रेस है कि नहीं है ना। और कहाँ जा रहे हो उसका भी ध्यान रखना है, नहीं है तो जाएंगे ही नहीं। शादी में जाना है तब तो और भी ज्यादा जरूरी है, नए कपड़े चाहिए, अदरवाइज जाना ही नहीं है, उससे बेटर ये है इज्जत, ठीक है ना। तो यहां सबसे ज्यादा ये ध्यान देंगे कि हाँ, अब उसको कुछ भी कह लो, चाहे ब्यूटी एज कह लो और चाहे यहाँ की प्रवृत्ति कह लो, संवेग प्रवृत्ति जो होती है उसके कारण होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखे हैं, एक दूसरे के समक्ष सुंदर वेशभूषा में प्रस्तुत करते हैं, और सभी बालक बालिकाएं किसी ना किसी समूह के सदस्य होते हैं, और सभी बालक बालिकाएं किसी ना किसी समूह के सदस्य होते हैं। मतलब बालकों का ग्रुप होगा तो कोई ना कोई किसी ना किसी समूह में वो जरूर सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं है तो या तो वो अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो चुके हैं, या फिर वो अपने ही मतलब दोस्त दोस्त दो होंगे, अपने ही लिंग के प्रति मतलब समान लिंग के एक एक जोड़ा जरूर बन जाएगा, फिक्स है, और उनके साथ पूरा टाइम पास करना शुरू हो जाएगा, चाहे तो विपरीत होगा या समान होगा। बालक बालक का हो सकता है और बालक बालिका का हो सकता है, या बालिका बालिका, दो तो कम से कम चाहिए, क्योंकि सारे पूरी की पूरी जो डेटा ट्रांसफर करना होता है वो कहाँ करेंगे, ये हो जाता है ना
क्योंकि अभी बहुत नए नए अनुभव हो रहे होते हैं, नई चीजें सीख रहे होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ किससे बोले, तो कोई ना कोई तो एक चाहिए, और ना बोले तो फिर आदमी बीमार भी हो सकता है। ठीक है ना। इसको अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो अभी वो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको अभी यहीं ड्रॉप करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हिंदी है अपना। ओके। अच्छा, इसमें जो मैं 3 दोहे बताया था, याद हुए कि नहीं? देखो, गर्भ में बाहर आकार बड़ा, 600 बड़ा विश्व आकार। इसके बाद 600 के बाद क्या लगा था? बचपन, बचपन हर्ष भय प्रेम, क्रोध बड़ा, वाल्या जिद समूह आकार। क्लियर है ना? बाल्यावस्था हो गया। इसके बाद क्या आया? वया ने सेतु काम किया। वया ने क्या किया था? सेतु काम किया, दोनों में किया विभेद। दोनों मतलब लड़का और लड़की में अंतर हो गए। वया ने सेतु काम किया, दोनों में किया विभेद, और किशोर में अस्थिरता बढ़ी, रहा हमेशा खेद। किशोर अवस्था में जो हम कार्य करते हैं, हाँ कार्य नहीं कांड करते हैं, वो याद रहते हैं कि हमने क्या गलती की है। मम्मी पापा से लड़ना, पड़ोसियों से झगड़ा वगैरह, ये सब जो होते हैं ना, अभी क्या है तीव्र तरीका से, या हम कहें क्विक निर्णय वाले होते हैं, तो तुरंत निर्णय और तुरंत लड़ाई झगड़ा वहां हो जाते हैं, फिर लाइफ टाइम अरे यार हमने गलती कर दी। तो वया ने सेतु काम किया, दोनों में किया विभेद, और किशोर में अस्थिरता बढ़ी, रहा हमेशा खेद। किशोर अवस्था के दुख हमेशा रहेंगे, एक गड़बड़ किए थे। फिर किशोर अवस्था निकली, प्रौढ़ में घर परिवार बढ़ा। प्रौढ़ मतलब अब 21 से 40 तक आ गए, घर परिवार मतलब शादी विवाह, समाज में आप एक मेंबर बन जाएंगे। तो प्रौढ़ में घर परिवार बढ़ा, मध्य बड़ा सम्मान। मध्य अवस्था आती है 40 से 60 तक, यहां वह सम्मान पाने की कामना रखता है। सामाजिक रीति रिवाजों में दृढ़ता आ जाती है कि नहीं यही सही है। ठीक है ना। अब कहां पहुंचे कि प्रौढ़ में घर परिवार बड़ा, मध्य बड़ा सम्मान, अब ह्रास अवस्था आ गई, वृद्ध हुआ अपमान। ह्रास अवस्था मतलब दिमाग से भी और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? डिक्रेजन होता है, कमी आने लगती है, भूलने लगते हैं, शरीर भी उतना साथ नहीं देता है। तो अब वृद्ध अवस्था है, तो उसको क्या होता है? अपमान करते हैं सब, चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि 60 के बाद अब जीना जीना भी नहीं है। घर में बहुएं आ गई हैं, बेटे हो गए, नाती पोता भी आ गए, तब क्या कहते हैं? अब उसको तो टाइम पे चाहिए, वो सोचता है मेरा एम्पायर है पूरा, मैं खड़ा किया, राज दूसरे कर रहे हैं, तो सामने से लगता है कि इसको ऐसे बोलूं, इसको ऐसे बोलूं, ये कर दे वो कर दे, लेकिन वहां असहाय हो जाता है, कर कुछ नहीं सकता, तो बस मुंह चलाएगा, और तो दूसरे फिर चिल्लाएंगे। समझ गए ना? तो ये अपमान की अवस्था मानी जाती है। ओके, ठीक है। तो ये इसको कल पुनः करते हैं, इसको सेव करके।